नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग सुपर टेट लाइनर्स को कंटिन्यू करेंगे, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट और सी टेट इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है और सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे सुपर टेट लाइनर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, सभी टॉपिक से प्रश्न लगभग लगभग लिए जाएंगे। तो आज की वीडियो का पहला पॉइंट है, नोट कीजिएगा कि संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ठीक है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर पूछा जाए कि संविधान का भाग 5 ये किस विषय से संबंधित है, तो संघीय न्यायपालिका का इसमें उल्लेख है। ठीक है, किसका? संघीय न्यायपालिका का। चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, चार ऑप्शन होंगे, जैसे कि ऐसे ही प्रश्न घुमा दिया जाए कि संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है। संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 5, भाग 6। तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे भाग 5। ठीक है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान के भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया है। तो चार ऑप्शन में राइट आंसर आप संघीय न्यायपालिका का उल्लेख सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। नोट कीजिएगा पहले पॉइंट यहाँ पर कि 11वीं, ठीक है, नंबर यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो कब से कब तक का था? 2007 से 2012। चार ऑप्शन होंगे, जैसे कि 2002 से 2007 कर देंगे, 2007 से 2012 राइट आंसर है ही। ठीक है, 2012 से 2017। चार ऑप्शन में राइट आंसर आप 2007 से 2012। ठीक है, तो ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय। और 12वीं का कितना था ये भी याद कर लीजिए। 12वीं का समय था 2012 से 2017, 2012 से 2017। ठीक है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, 2012 से 2017 तक 12वीं का 12 नंबर का। ठीक है, और 11वीं का 2007 से 2012। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी। ठीक है, ये आपका ईवीएस से रिलेटेड है, जैसा कि बताया हर टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे, हर टॉपिक से। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, यूपी टेट में कई बार ये प्रश्न आया है, यूपी टेट में कई बार आया है। ठीक है, अन्य एग्जाम्स में भी आया है, तो इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया। किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो बल का यहां पर नोट करना है सबसे पहले आपको कि किस पद्धति में? तो सीजीएस पद्धति में। ठीक है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन है। ठीक, डाइन है सीजीएस पद्धति में। और अगर एसआई में पूछे तो न्यूटन, एसआई में पूछे तो न्यूटन। बल का एसआई मात्रक पूछें तो आप बताइएगा एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन, और अगर सीजीएस पद्धति में पूछते हैं तो डाइन। चार ऑप्शन होंगे आपको। सीजीएस पद्धति में जब भी पूछा जाएगा तो डाइन भी होगा, न्यूटन भी होगा, अन्य दो ऑप्शन और भी होंगे। ठीक है, जो कि गलत होंगे, तो आपको सीजीएस पद्धति के लिए डाइन सेलेक्ट करना है। और अगर एसआई पद्धति के लिए पूछते हैं तो आपको न्यूटन सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? न्यूटन, एसआई पद्धति के लिए। ठीक है, अभी आपको एसआई पद्धति के बारे में बताऊंगा। एसआई पद्धति के बारे में, एसआई पद्धति का जो फुल फॉर्म होता है एसआई। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? एसआई लिखते हैं। ठीक, एसआई, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। गैस का दाब मापने के लिए, गैस का दाब मापने के लिए नोट कीजिएगा, गैस का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का। गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार ऑप्शन होंगे आपको, उनमें से राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा मैनोमीटर की। मैनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं गैस का दाब मापने के लिए। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, ये दिवस से है। ठीक है, दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर। ठीक है, 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। साथ ही आपको यह भी देखना है कि यहाँ पर देखिए बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा है, अन्य भी पूछा जा सकता है, जैसे कि कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कार्य यानी वर्क का। ठीक है, वर्क का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? कार्य का। तो आपको याद रखना है कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है? अर्घ। ठीक है, अर्घ, अर्घ। ठीक, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। और अगर एसआई पद्धति में पूछे तो नोट कीजिएगा, एसआई पद्धति में क्या होता है? नोट कीजिए, एसआई पद्धति में होता है जूल। क्या होता है? जूल। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्य यानी वर्क का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होगा। क्या होगा? अर्घ। ठीक, और अगर एसआई पद्धति में पूछते हैं तो जूल बताएंगे। क्या बताएंगे? जूल। और एसआई का फुल फॉर्म अभी बताया, क्या? सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। साथ ही आपको यह भी पॉइंट याद रखना है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? तो नोट कीजिए, एसआई पद्धति में मूल मात्रक होते हैं 7। कितने? 7, 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं, इतना याद रखना है आपको। ठीक, और भी एसआई पद्धति में आवृत्ति का भी मात्रक याद कर लीजिए, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, एच स्मॉल जेड। ठीक है, तो याद रखिएगा आवृत्ति का एसआई पद्धति में मात्रक
क्या होगा, हर्ट्ज होगा। तो इस तरह से आपको मात्रक भी याद रखना है एग्जाम में, ठीक है, फिजिक्स से। जैसा बताया सभी टॉपिक से प्रश्न होंगे, सभी टॉपिक से। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को कहते हैं फोनोग्राफ। क्या कहते हैं? फोनोग्राफ कहते हैं ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को। अगला पॉइंट है एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? तो एसी मोटर का आविष्कार किया है निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला ने इन्होंने एसी मोटर का आविष्कार किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम कौन करता है? तो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड क्या सेलेक्ट करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम करता है। और एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? तो निकोला टेस्ला ने एसी मोटर का आविष्कार किया, ठीक है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है अगला पॉइंट ब्रह्मोस, ठीक है। आपने ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह सुनी होंगी, ठीक है, मिसाइल का नाम है। तो यहाँ पर ये जो ब्रह्मोस शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रह्मोस जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी, ठीक है, दो हैं। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी एवं रूस की मोस्कवा नदी से लिया गया है। इन दोनों के नामों से ब्रह्मोस बनाया गया। क्या बनाया गया? ब्रह्मोस, ठीक है। तो भारत की ब्रह्मपुत्र एवं रूस की मोस्कवा नदी से ब्रह्मोस बना है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मोस, ठीक। भारत की ब्रह्मपुत्र एवं रूस की मोस्कवा नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक। आईएमएफ का मुख्यालय यहाँ पर बताया गया है। तो आईएमएफ का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में आईएमएफ का मुख्यालय है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, डब्ल्यूटीओ, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी एसी के बारे में बताया था। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? नोट कीजिएगा, निकोला टेस्ला ने किया है, ठीक है, निकोला टेस्ला ने किया है। और अगर परमाणु रिएक्टर का आविष्कार पूछें तो बताइएगा एनरिको फर्मी, ठीक है, एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि कैलकुलेटर का याद कर लीजिएगा, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो बी पास्कल। किन्होंने किया? बी पास्कल, नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट भी नोट कर लीजिए, बी पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया, ठीक। अच्छा, कंप्यूटर का तो पता ही होगा। कंप्यूटर का अगर नहीं पता है तो नोट कीजिए, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। सभी टॉपिक से प्रश्न है, सभी टॉपिक से, ठीक है। साथ ही साथ आप याद कर लीजिएगा कि सेंटीग्रेड स्केल इंपॉर्टेंट है। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया? ठीक, नोट कीजिएगा सेंटीग्रेड स्केल का। तो ए सेल्सियस किसने किया? ए सेल्सियस ने, ठीक है, सेल्सियस ही है, इन्हीं के नाम पर ही है। तो सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किया है ए सेल्सियस ने। किसने किया? ए सेल्सियस ने सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किया है, ठीक है। आविष्कार से रिलेटेड थे तो 3-4 एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए, इनको भी नोट रखिएगा। 3-4 एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए, जैसे कि कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज होगा, ठीक है। और आपका परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? तो एनरिको फर्मी ने किया है, ठीक है। और एसी मोटर का आपने पढ़ाई है, निकोला टेस्ला, ठीक। कैलकुलेटर बी पास्कल, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ग्रामोफोन का भी याद कर लीजिए, ग्रामोफोन इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामोफोन का किया है थॉमस अल्वा एडिसन ने। ग्रामोफोन का किसने किया है? ग्रामोफोन, नोट कीजिए, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया है? थॉमस अल्वा एडिसन। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया है। ग्रामोफोन का आविष्कार किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायनामाइट याद कर लीजिए, डायनामाइट का आविष्कार किया है अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट है अमेरिका में सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग सन 1971 में किया गया। कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए कि अमेरिका में अगर प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किसने किया, तो याद रखिएगा अमेरिका में सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया गया, किसने क्या नहीं किया, कब किया गया। अमेरिका में सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया गया? तो 1971 में, 1971 में वीटो का प्रयोग किया गया है अमेरिका में। 4 ऑप्शन में राइट आंसर 1971 आप लोग सेलेक्ट करेंगे,
71, 1970, 1971, 1972, 73, इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन राइट आंसर आप 71 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अमेरिका में सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा जरा, यहाँ पर मुख्यालय से रिलेटेड है, मुख्यालय से रिलेटेड है कि महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में होंगे। 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, ठीक है, फ्रांस, कुछ भी दिया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन में महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? 1950, 1950 में। 1950 में, 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई। आपको याद रखना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? 1950। अगला पॉइंट देखेंगे, यूनिसेफ से रिलेटेड है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, याद रखिएगा, महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, महासभा का, और यूनिसेफ का भी मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। दोनों को एक साथ याद रखिए। ठीक है, महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अगर यूनिसेफ की स्थापना पूछें तो 1946, कितना? 1946, नोट कीजिएगा, 1946 ये यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखने हैं कि जैसे FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, पूरा नाम क्या होगा? खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई, नोट कीजिएगा, 16 अप्रैल 1945। 16 अप्रैल 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? FAO का, नोट कीजिएगा, FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। कहाँ पर है? रोम, इटली में FAO का मुख्यालय भी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस तरह से आपको याद रखना है। साथ ही साथ जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, संगठन, तो इसका भी याद कर लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ILO। तो ILO का मुख्यालय याद रखिएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्या होगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये ILO का मुख्यालय होगा। और इसकी स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्थापना हुई है, नोट कीजिए, 11 अप्रैल 1919। कभी कभी स्थापना वर्ष ही आ जाता है। तो ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो स्थापना वर्ष है वो भी याद रखिएगा अलग से, 1919। अगर पूरी डेट ना याद हो तो 1919, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इतना तो याद रखना ही रखना है। ठीक, साथ ही याद रखिएगा ओपेक। ठीक है, ओपेक देखिएगा जरा, लिख दे रहा हूँ यहाँ, ओपेक। ठीक है, तो ओपेक की स्थापना कब हुई? तो नोट कीजिएगा, ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1960 ईस्वी में ओपेक। ठीक है, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, ओपेक। ठीक, और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई, बगदाद में। कहाँ पर? बगदाद में। ठीक है, 1960 ईस्वी में बगदाद में ओपेक की स्थापना हुई। और ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट में नोट कर लीजिए। ठीक, और साथ ही साथ इसका मुख्यालय भी नोट कीजिए। ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया, ठीक है, वियना में ओपेक का मुख्यालय है। ठीक, इतना आपको ओपेक के बारे में ही याद रखना, ओपेक के बारे में भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ फैक्ट आपको राष्ट्रीय खेलों से भी याद रखना है, जैसे कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल, नोट कीजिएगा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी। ठीक, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। ठीक, मलेशिया का क्या है? बैडमिंटन है। जापान का सूमो जूडो, जापान का सूमो जूडो। यहाँ से भी प्रश्न आपको तैयार रखना है। ठीक है, और चीन का क्या है? टेबल टेनिस है, चीन का टेबल टेनिस। तो इस तरह से भी प्रश्न आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल से भी। ठीक, और साथ ही साथ जैसे राष्ट्रीय खेल तो ये आपको याद रखना है कि किन किन देशों के क्या हैं, और खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं कि किसी खेल में बताइए कि जैसे फुटबॉल, थोड़ी देर के लिए ऑप्शन एग्जांपल ले लीजिए, फुटबॉल, तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होंगे? खैर ये तो सबको पता होगा, 11। ठीक है, लेकिन अगर जैसे नेट बॉल दे दिया, नेट बॉल, नोट कीजिएगा, नेट बॉल, तो नेट बॉल में कितने होते हैं? नेट बॉल, नोट कर लीजिए, नेट बॉल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेट बॉल में होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि हर खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उनको भी याद रखना है आपको। जैसे नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। और वॉलीबॉल में बोल दिया जाए, ठीक, देखिए मिलता जुलता शब्द है, नेट बॉल और वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, इसे भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो वॉलीबॉल में होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। नेट बॉल में 7, वॉलीबॉल में 6। ठीक है, और अगर टेनिस पूछा जाए तो टेनिस तो खैर याद होगा, टेनिस में 1 या 2,
टेनिस में कितने होते हैं, 1 या 2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 1 या 2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक। बास्केटबॉल, देखिए नेट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये जितने भी इस तरह से मिलते जुलते शब्द हैं इनको आप लोग याद रखिए। जैसे कि बास्केटबॉल बोला गया तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं इसे भी नोट कर लीजिए, इसमें 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं, कबड्डी में 9 होते हैं, कबड्डी में 9 होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, जिम्नास्टिक में 7 होते हैं, ठीक है। और बास्केटबॉल में आपके जिम्नास्टिक में आपके 7 होंगे, ठीक है। और नोट कीजिएगा, जिम्नास्टिक में 8 होंगे। कितने होंगे जिम्नास्टिक में, फिर से नोट कर लीजिएगा एक बार, जिम्नास्टिक में कितने होंगे, 8, जिम्नास्टिक में 8। कबड्डी में कितने होंगे, 7, कबड्डी में 7 होंगे, ठीक है। और खो खो में कितने होंगे, 9, 9 कितने होते हैं खो खो में, याद रखिएगा 9 कितने होते हैं खो खो में। और बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, ठीक। अगर कबड्डी में कहीं शायद 9 बोल गए हैं तो वो गलती से हो गया, सॉरी उसके लिए। कबड्डी में 7 होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, 7, नोट कीजिए, कबड्डी में 7 होते हैं, ठीक है। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, और खो खो में 9 होते हैं, ठीक। और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। तो इस तरह से आपको खेलों में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो भी याद रखनी है आपको, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको कंप्यूटर से भी याद रखने हैं, कुछ प्रश्न कंप्यूटर से भी याद रखने हैं, जैसे कि फुल फॉर्म ही आ जाते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म में जैसे MICR का फुल फॉर्म पूछ ले, MICR, तो इसका होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और कहीं पर रिकॉग्निशन भी लिख करके आएगा, तो ठीक दोनों में से दोनों सही हैं, ठीक। तो इनमें से आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर लगाना होगा, या रिकॉग्निशन है तो वो भी लगा सकते हैं। साथ ही जैसे IC का फुल फॉर्म पूछ लिया तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। OMR का फुल फॉर्म पूछ लिया तो OMR का फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ALU का पूछ लिया तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ALU का फुल फॉर्म। तो इस तरह से आपको कंप्यूटर से भी प्रश्न याद रखने हैं, इन फैक्ट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हर टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे सुपर टेट लाइनर्स में। तो याद रखिएगा, जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ईमेल से फैलने वाला वायरस कौन सा है, तो ईमेल से फैलने वाला वायरस है मलेशिया, ठीक है। मलेशिया, MELISSA, ये ईमेल से फैलने वाला वायरस है। तो याद रखिएगा इस तरह के फैक्ट्स को भी, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट, कुछ फैक्ट आपको हिस्ट्री से भी याद करना चाहिए, कुछ फैक्ट आपको हिस्ट्री से भी देख लेना चाहिए, जैसे कि ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक लड़ाइयों में जैसे तराइन का युद्ध, नोट कीजिएगा तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध, ठीक है, कब हुआ, ये प्रश्न आ जाता है कि तराइन का युद्ध कब हुआ। तो तराइन का युद्ध हुआ था प्रथम युद्ध 1191 में, 1191 में, 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस तरह से भी प्रश्न जो आ जाते हैं तो उनमें राइट आंसर आपको 1191 सेलेक्ट करना होगा। साथ ही तराइन के साथ साथ आप याद कर लीजिए इसका प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध कब हुआ, सेकंड वाला कब हुआ ये भी याद रखिए, 1192 में, तुरंत एक साल बाद इसका दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और इसी तरह चंदावर का युद्ध अगर पूछा जाए तो 1194, नोट कीजिएगा, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध नोट कीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, ठीक है। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527, नोट कीजिएगा, खानवा का युद्ध 1527 में, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। अगला है चंदेरी, नोट कीजिएगा, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1500, आपका खानवा का युद्ध 1527 है, और चंदेरी का युद्ध नोट कीजिएगा 1528। कब हुआ था, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। और घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा, ठीक है, नोट कीजिएगा, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529, एक साल बाद 1529, ठीक है, घाघरा का युद्ध। और चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539, चौसा का युद्ध 1539। तो इस तरह से आपको जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं उनकी भी आपको याद रखना है, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अभी पिछली सुपर टेट लाइनर की वीडियो में बताया था, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, 1565 में, 1565 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। इस तरह से जितने भी आपकी ऐतिहासिक लड़ाई, ये इतिहास में ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, इनको भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखना है, ठीक है।
तो हल्दी घाटी का युद्ध मैं बता रहा था, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है। तो इसी तरह से, और पानीपत का द्वितीय युद्ध तो हो ही गया, साथ ही साथ तृतीय भी याद कर लीजिए। तो पानीपत का पहला युद्ध होता 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, और तीसरा कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ ये 1761 में, 1761 में, ठीक है। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। बक्सर का युद्ध भी पूछा जाता, वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सर का युद्ध 1764 से 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इस तरह के जितने भी फैक्ट हैं ऐतिहासिक लड़ाइयों से, उन्हें भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थी आज के सुपर हेडलाइनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, इन सभी फैक्ट्स को नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे सुपर टेट के एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ाम्स में भी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि सुपर टेट लाइनर्स में हर टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आती है और इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।